हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में ना हम क्लास 6 का मैथमेटिक्स का 2025-26 का जो प्रैक्टिस पेपर है ना एनुअल टर्म के लिए, इसको डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे, आप लोग की तैयारी काफ़ी अच्छी रही होगी और इस प्रैक्टिस पेपर को आप मेरे साथ काफ़ी अच्छे तरीके से आज आप सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी तरीके वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा, कॉपी कलम लेके आइएगा। बिना कॉपी पेन के इस वीडियो को देखने का कोई फायदा नहीं होने वाला है, कॉपी पेन लेके आइए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है ना उसके अंदर आपसे पूछा गया है द नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस 1 2 4 8 16। अगला टर्म क्या होगा? अगर आप ध्यान से देखें तो 1 2 जा 2 हो रहा है, फिर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। सभी में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई ऑफ 2 हो रहा है ना, मल्टीपल ऑफ 2 हो रहा है। तो नेक्स्ट टर्म जो होगा 16 का मल्टीप्लाई अगर आप 2 से करते हैं तो 16 2 जा 32, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा पहले क्वेश्चन में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आता हूँ। सेकंड क्वेश्चन में मुझे दे रखा है द नंबर ऑफ एंड पॉइंट इन अ लाइन सेगमेंट इज। नंबर ऑफ एंड पॉइंट इन लाइन सेगमेंट, किसी भी लाइन सेगमेंट में एंड पॉइंट कितने होते हैं? तो किसी भी लाइन सेगमेंट के अंदर अगर आप एंड पॉइंट की बात कर रहे हैं तो वो 2 होते हैं। उदाहरण के लिए अगर ये मेरा एक लाइन सेगमेंट है तो एक एंड पॉइंट इधर होगा, एक एंड पॉइंट मेरा इधर होगा, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरे में पूछा गया है द नंबर हुज डिजिट एड अप टू 14 इज। वो नंबर जिसको आप वूज एड अप टू 14 इज, एड अप टू 14 पूछा गया है आपसे, तो इसका आंसर पता है आपका क्या हो जाएगा? एड अप टू 14 अगर आप कर रहे हैं तो 14 को अगर आप जोड़ने आते हैं तो 1 + 4 5। ठीक है, 140 अगर बना रहे हैं तो 140 में आते हैं तो 5 आ रहा है। 2 3 4 पे आता हूँ, 2 + 3 + 4 पे तो 3 2 5 4 9 आ रहा है। इसको जोड़ा मैंने 4 + 5 + 6 6 4 10 5 15 आ रहा है। इसको जोड़ा अगर मैंने 9 + 5 + 0 तो मेरा 14 आ रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 950, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ पहले 3 MCQ आप लोग को बढ़िया क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। चौथा पूछा गया इन द सेंटेंस द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स राइट ओवर द लिटिल लेजी डॉग द नंबर ऑफ लेटर ई अपीयर्स इज। ई कितनी बार आया है? तो ई एक तो आपका आ गया है यहाँ पे, दूसरी बार आ गया ओवर में, और तीसरी बार आ गया आपके दा में, और चौथी बार आ गया लिटिल में। कुल मिलाकर 4 बार रिपीट हो रहा है ई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये ऑप्शन नंबर सी 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। तो पांचवें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5 इज। वह प्राइम नंबर जो 5 से डिविजिबल है क्या है? 5 से आपका 35 डिवाइड होता है, लेकिन 35 जो है ना एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 35 आपका 5 के टेबल में भी आता है, 7 के टेबल में भी आता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता। 25 भी नहीं हो सकता, 15 नहीं हो सकता, ओनली 5 हो सकता है। क्योंकि प्राइम नंबर होने के लिए जो शर्त है हमारी वो यही है कि वो खुद से डिवाइड होना चाहिए और एक हमारा 1 से होना चाहिए। तो 5 हमारा खुद 5 से भी डिवाइड होगा और 1 से भी डिवाइड होगा। सिक्स्थ पार्ट पे आता हूँ। सिक्स्थ पार्ट में पूछा गया था मिक्स्ड फ्रैक्शन 47/9। 47/9 का मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा? बहुत सरल तरीका है। 47 को आप रखिए अंदर, 9 को रखिए आप बाहर। 9 के टेबल में 5 जा पे आता है 45, तो 9 5 जा 45 माइनस करा बचा 2। नीचे वाले को मारेंगे आप सबसे ऊपर, दाएं वाला आ जाएगा आपका बाएं, और जो डिवाइड होने के लिए नीचे था वो आएगा नीचे। तो 529 सॉरी, तो 519 नहीं 529। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसके लिए, 5/2/9। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में बोला गया है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज डेट इज इतना मीटर लॉन्ग इज इतना स्क्वायर मीटर, फाइंड द विड्थ। आपको रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ दे रखी है, एल दे रखी है, एरिया दे रखा है, ब्रेथ आपसे पूछा। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन जो होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होगा आपका? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। एरिया आपको दे रखी है 1000 स्क्वायर मीटर है और लेंथ दे रखी है 50 मीटर है। ब्रेथ आपको निकालना है, तो ब्रेथ जो आपका निकलेगा वो सिंपली डिवाइड होकर के निकलेगा। आप 1000 को 50 से डिवाइड कर दीजिए, 0 से 0, 5 दूनी 10, 20 आ गया, तो 20 मीटर आपका इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। सातवें पार्ट को अगर आप देखें तो सातवें पार्ट में पूछा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 84। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 सत्ते 84, 2 तिया 6, 6 तिया 9, 6 तिया 18, 18 सत्ते तो हो नहीं सकता, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56 भी नहीं, 2 दूनी 4
और 4 7 28, 28 7 भी नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्लियर हो जाएगा इसके लिए। चलते हैं आपके 9th क्वेश्चन के ऊपर। 1/5 का इक्विवेलेंट कौन सा फ्रैक्शन है? ये सिंपल होकर के भी इतना रहेगा, इसको सिंपल करूंगा तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 20/60 1/3 कटेगा। ये इक्विवेलेंट में यही रहेगा, इसको करेंगे तो 12 1 जा 12, 12 5 जा, तो 1/5 के इक्विवेलेंट आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 10वें पार्ट पे आएंगे आप। 10वें पार्ट के अंदर आपको पूछा गया है द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड। सेंटर से किसी भी पॉइंट तक की जो दूरी होती है उसको आप क्या कहते हैं? तो उसको आप है ना रेडियस कहते हैं। उदाहरण के लिए ये आपका अगर सर्कल है और ये सेंटर है, तो इधर से आप इधर आइए, चाहे उधर जाइए, चाहे इधर, चाहे इधर, चाहे इधर, किधर भी चले जाइए, ये सारे के सारे आपके रेडियस ही कहलाते हैं, या फिर हिंदी में इसको आप है ना त्रिज्या भी कहते हैं। जो हिंदी मीडियम वाले हैं उसको इस क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है अगर, तो ये रहा, इसका आंसर हो जाएगा आपका त्रिज्या। त्रिज्या कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन संख्या 11, उसमें पूछा गया है लाइन सिमेट्री इन अ स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर कितनी लाइन सिमेट्री हो सकती है? तो स्क्वायर अगर आप देखें तो कुछ ऐसा होता है, थोड़ा गलत हो गया, एक काम करते हैं इसको यहीं से कवर कर देते हैं। स्क्वायर लगभग आपका ऐसा होता है, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल और 2 आपके डायगोनल निकल सकते हैं। तो 1 2 3 4 कुल मिलाकर के 4 लाइन सिमेट्री संभव है आपके किसी भी स्क्वायर शेप के अंदर, या फिर स्क्वायर आकृति के अंदर, वर्ग आकृति के अंदर। वर्ग के समित रेखाओं की संख्या 4 होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला 12वां क्वेश्चन जो है दे रखा है, लक्ष्मी के बैंक में 30 आए, 40 आए, 50 आए, फिर बैंक से 40 गए, 50 गए और 60 गए। तो बताइए उसका बैंक बैलेंस अब कितना होगा? भैया देखिए, 30 आए प्लस 30, 40 गए प्लस 40, 50 आए प्लस 50, 40 गए माइनस 50, 50 गए माइनस 50 और लास्ट में 60 गए, तो यहाँ पे भी होगा -60। पहले तो प्लस वाले प्लस कर दो, 40 से 70, 70 50, 120। ठीक है, 120 पूरी की पूरी इनकमिंग है। और नेगेटिव वाला अगर आप जोड़े तो ये कितना है, 40 50 90, 90 और 60 आपका होता है 150। कुल मिलाकर के 150 माइनस हुए हैं। तो अगर आप माइनस करें तो यहाँ माइनस का 30 बच रहा है, यानी कि डेबिट बैलेंस आपको दे रखा है 30 रुपया, या फिर 30 रुपया निकासी बैलेंस है हिंदी मीडियम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन ए क्लियर हो गया आपका। सेक्शन 2 के क्वेश्चन 2 नंबर के हैं, इसके लिए हमें पेज की जरूरत पड़ेगी, इसलिए नीचे मैंने कॉपी ले रखी है। तो पहला क्वेश्चन है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196, या फिर हिंदी में बोला गया है 196 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब 196 का अभाज्य गुणनखंड अगर आपको ज्ञात करना है तो इसका सरल तरीका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 है ये आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो आपको डिजिट दे रखी है 196। सबसे पहले इसको आप इस प्रकार से एलसीएम वाले रूप में ले लीजिए। सबसे इजी तरीका सिखा रहा हूँ मैं आपको। 2 के टेबल में आपने डिवाइड करा, 2 8 जा 6, 2 9 जा 18 एंड 2 8 जा 16। 2 के टेबल में आपका ये 98 पे आ गया। उसके बाद आप करेंगे तो ये अगेन 2 के टेबल में जाएगा आपका 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 49 पे। और 49 अब किसी और टेबल में नहीं आते, 7 के टेबल में आता है, तो 7 7 जा 49 और लास्ट में 7 1 जा 7। तो आपका 196 जो है वो हो गया आपका 2 × 7 × 7। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन के लिए इतना कर दीजिए। आपको 2 नंबर कोई नहीं काट सकता, पूरे 2 नंबर आपको इस क्वेश्चन को करने के मिल जाएंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 3 पे आएंगे अगर आप, तो तीसरा में पूछा गया लिस्ट ऑल 3 डिजिट पैलिड्रोम मेड बाय यूजिंग 1 2 4। 1 2 और 4 की सहायता से जितने भी पैलिड्रोम संख्या बन सकती है ना, और आपको बोलते हैं कि रिपीटिशन भी अलाउड है, मतलब कि किसी संख्या को आप बार बार भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो जितने भी हो सकते हैं वो सारे आपको लिखने के लिए बोले गए हैं। 1 2 और 4 से है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर ये आपका है 3। तीसरा क्वेश्चन हम कर रहे हैं। डिजिट्स क्या है? 1 है, 2 है और 4 है। तो 1 से अगर आप बनाने पे आते हैं तो एक तो आप बना सकते हैं 1 1 1, दूसरा बन सकता है 1 2 1, तीसरा बन सकता है 1 4 1। 2 की सहायता से बनाने आओगे तो पहला बना दो 2 2 2,
दूसरा बन जाएगा 2 का 1 के साथ 2 1 2, फिर 2 का 4 के साथ 2 4 2, ठीक है। और अगर 4 से आते हो तो पहला बना दो 4 4 4, फिर दूसरा बना दो 1 के साथ 4 1 4 और 2 के साथ तो 4 2 4। तो कुल मिलाकर के ये 9 पैलिड्रोम होंगे जो इससे बन सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको एक सर्वे दे रखा है, आपको बोला है फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए, या फिर हिंदी में अगर हम पढ़े तो आपको बोला है आवृत्ति सारणी तैयार करनी है। तो मैं इसको करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा फोर्थ में बी पार्ट भी है भाई साहब। पहले क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट हम कर रहे हैं। टेबल बनानी है, इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो आपको कलर्स दे रखा है और नंबर ऑफ स्टूडेंट वगैरह टाइप का निकलेगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सबसे पहला चीज़ ही कलर, कौन से कलर का बना रहे हैं। फिर मैंने लिख दिया टेलीमार्क्स, और उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है, हिंदी में इसको आवृत्ति सारणी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए फ्रीक्वेंसी, या फिर इसी को आप आवृत्ति कह देते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके ब्लू कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4, कुल मिला के 4 बार आपका ब्लू आ रहा है ना। तो आप यहाँ पर ऐसे लिखेंगे BLUE ब्लू, या फिर हिंदी वाले अगर लिख रहे हैं तो हिंदी वाले भी यहाँ पे पूरा लिखेंगे अपने में नीला। 4 बार आया तो 1 2 3 4 और फ्रीक्वेंसी हो जाएगी इसकी 4, ठीक है। पहला नीले का डन हो गया। नीले के अलावा अगर आप पिंक पे आते हैं तो पिंक आपका 1 2 3 4 5 और 5 टाइम्स आ रहा है आपका पिंक। तो अब यहाँ पे आप लिख देंगे पिंक, या फिर जो आपका गुलाबी है ये आपका 5 बार है ना, तो 1 2 3 4, 4 के बाद 5वां जब भी खींचते हैं ना तो ऐसे मिलाया जाता है, ठीक है। और ये हो गया आपका 5। 4 हमेशा सीधे खींचे जाएंगे, 5वां हमेशा टेढ़ा खींचा जाता है, ठीक है। पिंक के अलावा आप अगला देखते हैं, तो पिंक के अलावा मेरे बुक में है रेड। तो रेड 1 2 3 4 5 6, रेड कुल मिलाकर के आपके पास 6 बारी आ गया। रेड रंग जो है या फिर लाल रंग जो आपका 6 बारी आ रहा है, 1 2 3 4 5 और एक और खींच दिया मैंने 6। लाल आपका 6 बारी आ गया, कोई दुविधा? बिल्कुल भी नहीं डाउट सर, बहुत बढ़िया चल रहा है। उसके बाद हमारे पास येलो कलर है, येलो 1 2, येलो कुल मिलाकर के 2 बारी है। तो यहाँ मैंने लिख दिया येलो कलर के विषय में, या फिर हिंदी में मैंने लिख दिया यहाँ पर आपका पीले रंग के बारे में। अगर हिंदी मीडियम वाले हैं आप तो पीला 2 बार आया तो 1 और 1 2, और 2 डंडी यहाँ पे हमने खींच दी, ठीक है। लास्ट एक और रंग बचा हुआ है, ये सारे रंग हो गए, ये सारे रंग हो गए, ये सारे हो गए, ये सारे हो गए। ग्रीन 1 2 3, 3 बार आ रहा है आपका ग्रीन। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ग्रीन, या फिर हिंदी में लिख दिया मैंने हरा, 3 बारी आया है, 1 2 3। और यहाँ पर हम लिख देंगे टोटल इसका करेंगे 6 4 10 5 15 15 16 17 18 19 20, टोटल हो जाएगा 20। टोटल ऑब्जर्वेशन हमारी 4 4 8 4 12 4 16 4 15 20 20 ही थी, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया जी। फिर इसका बी पार्ट भी हमारे को दे रखा है। बी पार्ट में आपको बोला गया है एक बार ग्राफ है जिसके अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ईच क्लास के दिखाए गए हैं। 5th क्लास में 10 यूनिट हाई है एंड द बार फॉर 4th इज 13 यूनिट हाई। अगर एक की वैल्यू 4 स्टूडेंट है तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बोथ क्लास, दोनों कक्षाओं में कितने बच्चे? अगर एक की वैल्यू 4 के बराबर है, 5वीं में 10 है और छठी में 13 है। 5वीं कक्षा में आपके 10 दंड है और छठी कक्षा के लिए 13 इकाई ऊंचा है, और एक इकाई का मतलब 4 विद्यार्थी है। तो जब दोनों कक्षा का आपका टोटल निकालने के लिए बोला है ना, तो निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका दूसरा तीसरा चौथा था स्क्रीन पे, चौथे का ए पार्ट था ये आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। अगले पेपर में करता हूँ बी पार्ट। देखिए 4th का अगर आप बी पार्ट देख रहे हैं तो बी पार्ट में आपको बोला था पहले आप निकाल लीजिए 5th क्लास के लिए। 5th क्लास में कितना बोला है? 10 यूनिट्स बोल रखा है आपको। 5th क्लास का 10 यूनिट है, 10 यूनिट। और यहाँ मैंने लिख दिया कि एक यूनिट की वैल्यू जो है वो 4 स्टूडेंट है, या फिर एक यूनिट की वैल्यू आपकी 4 विद्यार्थी है। 5th का 10 यूनिट दे रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 × 4 यानी कि 40 यूनिट,
ठीक है, 40 स्टूडेंट, सॉरी मैंने गलती से लिख दिया यहाँ पे यूनिट, 40 स्टूडेंट हो जाएगा पहले 5th क्लास में आपके। ठीक है, उसके बाद आपको बोला है 6th क्लास के लिए, तो 6th क्लास का डाटा जो आपको दे रखा है वो पहले दे रखा है 13 यूनिट है, और एक यूनिट की वैल्यू आपको पता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 13 × 4, जो कि आपका आंसर आ जाएगा 52 स्टूडेंट। लेकिन आपको दोनों क्लास का टोटल पूछा है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स, कुल विद्यार्थियों की संख्या जब आप लिखेंगे यहाँ पे, तो कुल विद्यार्थी आपके कितने हो जाएंगे, कुल विद्यार्थी आपके हो जाएंगे 40 + 52, यानी कि 92 स्टूडेंट्स। आई होप क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। ठीक है, 4th क्वेश्चन डन हो जाता है इसी के साथ आपका। चलते हैं 5th क्वेश्चन की ओर। तो एक ट्राइंगल है जिसके अंदर एक एंगल राइट एंगल का है, दूसरा 40 का है, तो तीसरा एंगल कितने डिग्री का होगा। बोल रखा है कि एक त्रिभुज में एक समकोण है, दूसरा 40 डिग्री का कोण है, तो तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। तो बहुत इजी है, क्वेश्चन नंबर 5th कर रहे हैं हम। आपको क्या बोला, अब एक कोण जो है, तो एंगल 1 जो है आपका वो है समकोण, समकोण होता है आपका 90 डिग्री का। दूसरा एंगल जो है वो आपको बोला है 40 डिग्री का है, और त्रिभुज के अंदर 3 ही कोण होते हैं, तीसरा एंगल आपको निकालना है। तो आप लिखेंगे एंगल 1 जमा एंगल 2 जमा एंगल 3 बराबर होता है 180 डिग्री। इसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, या फिर आप इसको है ना ये भी लिख सकते हैं सम ऑफ 3 एंगल ऑफ एनी ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है ना, वो हमेशा हमारा 180 डिग्री होता है। अब एक 90 का है, दूसरा 40 का है, तीसरा मुझे निकालना है, बराबर 180 डिग्री। तो 40 और 90 130 डिग्री, जमा में एंगल 3 बराबर 180 डिग्री के, तो एंगल 3 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, जो कि आपकी आ जाएगी माइनस होने के बाद ज़्यादा कुछ नहीं, मात्र 50 डिग्री। तो अननोन एंगल जो है ना आपका वो 50 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है यहीं है, पीछे तक है, यहीं तक है। चलिए, आपको एक पैटर्न बना के दे रखा है, बोला इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स बताओ। एक था, एक लिखा, 1 2 1 4 हो गया, 1 2 3 2 1 ये हो गया। देखेंगे तो बीच वाले का स्क्वायर हो रहा है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, अब इसके अंदर आपसे पूछा गया है, तो 1 2 3 4 3 2 1, और 4 का स्क्वायर होता है 16, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 16। ठीक है, बीच वाले का स्क्वायर हो रहा था। ये आपने एनसीईआरटी के अंदर आपने क्वेश्चन जरूर करा होगा, ये बुक से ही क्वेश्चन दे रखा है। बुक में आपको सीरीज दिखा रखी थी, या आपको क्वेश्चन के फॉर्म में दे रखा है क्वेश्चन। ठीक है, छठे के बाद अगर आप 7वां क्वेश्चन देखते हैं, तो 7वें में आपसे बोला गया है 20 और 26 का कॉमन फैक्टर निकालिए, 20 और 26 के उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 20 और 36 है ना आपके पास, तो यहाँ पे हम करते हैं क्वेश्चन संख्या हमारा 7वां है, यहाँ 5वां था, छठा हमने बुक में कर लिया ना। तो क्वेश्चन नंबर 7वां हम करेंगे अगर यहाँ पर सॉल्व। तो 20 और 36 का कॉमन फैक्टर आपको निकालना है, तो पहले 20 के फैक्टर लिख लीजिए, फिर 36 के फैक्टर लिख लीजिए, गुणनखंड लिख लीजिए। 20 का गुणनखंड अगर आप बनाने आते हैं, तो 20 का गुणनखंड क्या होगा, 20 आपका 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, उसके बाद 4 में आता है, 5 में आता है, 10 में आता है, और 20 में आता है। 36 की अगर आप बात करते हैं, तो 36 जो है आपका 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36 में आता है। ठीक है, 1 के टेबल में आ गया, 2 में आ गया, 3 4, ठीक है, इसी में आ गया। कॉमन फैक्टर आपको निकालने हैं, हिंदी में इसको है ना यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड बोला गया है। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर आप लिखेंगे यहाँ पे। कॉमन फैक्टर का सीधा अर्थ हो गया कि जो दोनों के अंदर आ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 दोनों में आ रहा है, 2 दोनों में आ रहा है, और 4 जो है वो दोनों में आ रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 2 4। ठीक है जी, ये था आपका 7वें क्वेश्चन तक का। आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे। अगले पेज पे हम करेंगे 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन एक बार आप पढ़ लीजिए। यहाँ तक थे आपके 2 नंबर के क्वेश्चन। 8वां जो है खंड ग से शुरू होता है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर क्वेश्चन जो है ना आपके 3 नंबर के आएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको दे रखा है, आपको बोला गया कि एक आयत की रचना कीजिए जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर, विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। एक रेक्टेंगल बनाना है जिसका एक साइड जो है ना 4 सेंटीमीटर का और एक डायगोनल जो है 8 सेंटीमीटर का
हो। ठीक है, तो इसको बनाने का सरल तरीका मैं बताऊं अगर आपको। बढ़िया क्वेश्चन है, 3 नंबर के अंदर आया, कंस्ट्रक्शन का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन संख्या 8वें का ए पार्ट हम कर रहे हैं। सबसे पहले है ना हम स्केल की सहायता लेंगे। स्केल से है ना 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। ए बी मान लेते ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी ए बी, और ये मैंने दे दिया 4 सेंटीमीटर नाम। ठीक है, उसके बाद ए पे है ना एक 90 डिग्री का एंगल बना देंगे हम। 90 डिग्री का एंगल बना दिया जहाँ तक बन रहा था। ठीक है, एंड उसके बाद पता है हम क्या करेंगे। इसके बाद हमारे को है ना एक डायगोनल चाहिए 8 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पर रखेंगे स्केल और 8 सेंटीमीटर की दूरी तक खींचेंगे। लेट से यहाँ पे तक मेरा ये 8 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ये भी लंबा कर दो जितना लंबा हो सकता है। अब इसको इससे मिला देंगे और उसको इससे मिला देंगे। ए बी था, यहाँ सी और यहाँ डी नाम दे देंगे। ए बी जो है आपका साइड हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का, और ए सी जो आपका डायगोनल है वो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर का। और रेक्टेंगल होने के लिए आपके लिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना दिया। रेक्टेंगल के अंदर चारों कोने जो होते हैं 90 डिग्री के ही होते हैं, तो ये इन सभी को आप 90 डिग्री का बता सकते हैं। ठीक है जी, ये प्रकार डी सॉरी डी स्केल सभी चीज़ों की सहायता से होने वाला क्वेश्चन है। इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है ना इसमें बोला गया है कि एक रेक्टेंगल दूसरा बना जिसमें 3 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर हो। सेम इसी तरीके से बनेगा, पहले 3 का बना दीजिए, फिर यहाँ से 7 सेंटीमीटर खींच दीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, 9th क्वेश्चन अगर आप देखेंगे ना तो 9th क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया है कि इस ग्रिड को फिलफिल करना है। बॉर्डर सम जो है -6 आना चाहिए। तो बॉर्डर का सम यहाँ पर मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, -4 आना चाहिए ना। तो कंप्लीट द फॉलोइंग ग्रिड यूजिंग सुटेबल इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव टू मेक द रिक्वायर्ड बॉर्डर सम -4। बॉर्डर सम -4 आना है ना। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो मैंने 6 ले लिया, 6 6 12, 12 में से क्या माइनस करूँ कि ये हो जाए, तो यहाँ से मैं माइनस कर दूँ। 12 और 4 कितना होता है 16, तो -12 और 4 होता है ना 16, -16। 6 6 12, 12 में से 16 जाएगा तो -4 बचेगा। ठीक है, -16 है और यहाँ -6 है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस -22। अब -22 में ऐसा भी क्या ऐड कर दूँ कि माइनस का सिर्फ 4 बचे, तो मैं +18 लिख सकता हूँ यहाँ पे, -4 बच जाएगा। ठीक है, अब ये -6 है और पहले इसको कर लेते हैं। इसमें फिर मैंने ले लिया 6 6 12, -4 करने के लिए मैं यहाँ पे ले लूँगा -16। अब -16 में अगर 18 प्लस करता हूँ तो +2 बचता है, लेकिन मुझे -6 करना है, तो मुझे यहाँ पे भी -6 लेना होगा। -22 हो जाएगा, +18 मिलेगा, -4 बचेगा। तो तीनों तरीके से आपका इधर इधर दाएं बाएं आप बॉर्डर सम आपका -4 आ रहा है और क्वेश्चन आपका डन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10वां। इसमें बोला गया है कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में कीजिए, 7 10 12 15 3 5। 10वां क्वेश्चन है काफ़ी इंटरेस्टिंग। 10वें क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है इन्होंने 7/10, 12/15 और 3/5। इनको बोला असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए। सबसे पहले आप नीचे वाले तीनों का एलसीएम ले लीजिए, 10 का, 15 का और 5 का। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 3 का 3, 1 का 1, 3 1 जा 3, 5 2 3, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30 आ गया आपका LCM। ठीक है, तो 7/10, 12/15, 3/5। ठीक है जी, कोई दुविधा? जी नहीं, कोई दुविधा नहीं है। थर्टी करना है 10 को, तो आप इसमें है ना 7/10 को मल्टीप्लाई करिए, 12/15 को भी मल्टीप्लाई करना रहेगा, 3/5 को भी मल्टीप्लाई करना रहेगा। 10 के लिए 3 से करिए ऊपर नीचे, 15 से 30 के लिए 2 से कीजिए, और 5 से 30 के लिए 6 से कीजिए। तो फाइनल आंसर आपका निकल के आएगा 21/30, 24/30, 18/30। ठीक है, तो अब आपको बोला असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए। असेंडिंग ऑर्डर जो होता है, असेंडिंग को आप हिंदी में बोलते हैं
आरोही क्रम जो होता है छोटे से बड़े में जाता है। तो इनमें सबसे छोटा कौन है? 18/30। उसके बाद 18 के बाद है आपका 21/30 और लास्ट है हमारे पास 24/30। 18/30 जो है वो 3/5 से आया और ये जो है आपका 7/10 से आया और लास्ट वाला जो है आपका 12/15 से आया। तो फाइनल आंसर आपका ये हो जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन नंबर 10 डन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक के थे आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चन। ठीक है, अब आता है आपका सेक्शन नंबर डी, जो कि आप 3 नंबर क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन है। 5 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन करने के बाद आपका सेक्शन ई आएगा। ठीक है, चलिए फिर सेक्शन नंबर डी शुरू करते हैं। सेक्शन नंबर डी का जो पहला क्वेश्चन है ना, उसके अंदर आपको दे रखा है कि एक फ्लोर है जिसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है और एक कारपेट है जिसको इतने मीटर का उस पर लाया गया है। अब स्क्वायर शेप का कारपेट है, यानी कि स्क्वायर की साइड दे रखी है। आपको पूछा एरिया ऑफ फ्लोर डेट इज नॉट कारपेटेड। आपको बोला है कि उस फ्लोर का एरिया बताइए जहाँ पर कारपेट नहीं है। तो क्वेश्चन संख्या है आपका 11 और 11वें का ए पार्ट है, क्योंकि और वाला पार्ट अभी बाद में हम करेंगे। तो आपको पूछा है एरिया ऑफ फ्लोर नॉट कारपेटेड। तो इसका सिंपल सा तरीका हो जाएगा, देखो मान लो कि ये मेरी कॉपी का जो यहाँ बताता हूँ, ये मान लो पूरा मेरा फ्लोर है, ये मैंने कारपेट बिछा रखा। पूछा जिस एरिया में नहीं बिछा रखा है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ फ्लोर निकालिए, इसमें से माइनस कर दीजिए एरिया ऑफ कारपेट। और फ्लोर जो आपका रेक्टेंगुलर का है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है आपका लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, और स्क्वायर कारपेट आपका स्क्वायर का है तो वो होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, अब क्वेश्चन के अनुसार अगर आप देखें तो क्वेश्चन में लेंथ 13 है, ब्रेथ आपकी 12 है, तो 13 मीटर मल्टीप्लाई 12 मीटर माइनस साइड जो आपको दे रखी है वो दे रखी है आपको 12 मीटर, तो 12 मीटर मल्टीप्लाई 12 मीटर। तो इसका आंसर जो होगा आपका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12 जो होता है 144। अब 144 12 13 जब पे जब आप जाओगे तो इसका आंसर आपका कुछ हो जाएगा इस हिसाब से 12 12 144 144 2 146 156 156 मीटर स्क्वायर। 12 करेंगे तो 144 मीटर स्क्वायर, और जब आप माइनस कर देंगे इन दोनों को तो आपका मात्र 12 मीटर आंसर आ जाएगा। वो एरिया जहाँ पर कारपेट नहीं है वो मात्र आपका 12 मीटर का एरिया है या 12 मीटर का क्षेत्रफल है हिंदी में। ठीक है जी, क्वेश्चन 11वें का ए पार्ट हो गया। 11वें का ये बी पार्ट देखते हैं अगर हम, तो बी पार्ट में हमारे को बोला गया कि 4 फ्लावर बेड है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जिनकी साइड इतनी है, 4 कॉर्नर, लैंड लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। सेम क्वेश्चन है, पहले आप एरिया ऑफ 4 फ्लावर बेड माइनस करेंगे एरिया ऑफ प्लॉट में से अगर, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन अगर हिंदी में पढ़े तो 12 मीटर लंबे और 10 मीटर चौड़े एक भूखंड के चारों कोनों में 4 मीटर भुजा वाली 4 वर्गाकार फूलों की क्यारियां हैं, तो शेष भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए बी पार्ट भी कुछ ऐसी होगा, एरिया ऑफ रिमेनिंग लैंड बराबर में आप लिखेंगे एरिया ऑफ टोटल लैंड, जो पूरा का पूरा आपका लैंड है वो, और इसमें से आप माइनस कर दीजिए एरिया ऑफ 4 फ्लावर बेड। ज़मीन जो है आपकी रेक्टेंगुलर है तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होगी, माइनस 4 फ्लावर बेड है और 1 स्क्वायर है तो साइड इनटू साइड मल्टीप्लाई 4 से भी होगा। अब क्वेश्चन के अंदर आते हैं हम, 12 मीटर 10 मीटर, 12 मीटर मल्टीप्लाई 10 मीटर माइनस 4, साइड की अगर वैल्यू देखूं मैं तो साइड आपको दे रखी है 4 मीटर। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 12 इंटू 10 जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 120 मीटर स्क्वायर।
-4 बाहर है, अभी 4 4 जा 16 मीटर स्क्वायर। अगेन 120 मीटर स्क्वायर माइनस 16 4 जा 64 मीटर स्क्वायर। 120 में से जब आप 64 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर बचेगा ओनली 56 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, बढ़िया क्वेश्चन था और लगभग दोनों क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में से हैं, तो एनसीईआरटी जरूर मस्ट है आप लोग के लिए, इसको कर लेना। ठीक है, 11th का ये बी पार्ट हो जाता है। फिर आ जाते हैं 12th क्वेश्चन की, और 12th क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आपको बोल रखा है कि मैचिंग करनी है। तो देखते हैं, हिंदी में भी मैचिंग दे रखी है हमारे को, न्यून कोण अधिक कोण, लगभग स्क्रीन के ऊपर अब पूरा आ गया होगा हिंदी में, और फिगर तो सेम ही है दोनों में। ठीक है, समकोण जो होता है 90 डिग्री का, राइट एंगल जो होता है वो होता है आपका 90 डिग्री का। ठीक है जी, एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो जहाँ तक मुझे दिख रहा है भैया ये 75 डिग्री है, तो न्यून कोण को इससे मिला दिया जाए, न्यून कोण को इससे मिला दिया जाए। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो 90 से बड़ा होता है, तो ऑब्ट्यूज इससे मिल गया, ऑब्ट्यूज इससे मिल गया। देखिए लिखा हुआ 130, ऐसे नहीं कह रहा हूँ मैं, ये उल्टा बना रखा है ना एंगल, इसलिए हमें वैसा लग रहा है, कहीं गलती यही गलती करेंगे। फिर स्ट्रेट एंगल जो होता है आपका पूरा 180 का सीधा होता है, सीधा वाले से मिला दो। परिवर्ती कोण जो है आपका ये हो जाएगा, नीचे से एंगल दे रखा है ना, इसी को तो रिफ्लेक्स एंगल बोला जाता है। ठीक है, मैचिंग डन करने के बाद आपका ये ग्राफ दे रखा है। ठीक है, ग्राफ देखते हैं अभी। फिर ग्राफ के बेस पे है ना आपसे ये 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर आपके पास कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चन है। ए, नेम द विलेज विद स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ट्रैक्टर, उस गांव का नाम बताना जिसमें सबसे कम ट्रैक्टर है। तो सबसे कम ट्रैक्टर कहाँ है, रामगढ़ में है। तो पहले का आंसर हो जाएगा आपका रामगढ़, या फिर इंग्लिश में भी जो भी दे रखा है स्पेलिंग रामगढ़, वो आप लिख देंगे। इंग्लिश के अंदर भी आपको MARGRH दे रखा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर कौन से गांव में है, दूसरा क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया। तो सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर मुझे इस गांव में दिख रहे हैं जो कि है संतगढ़, तो बी का आंसर हो जाएगा संतगढ़, या फिर इंग्लिश में लिख देंगे संतगढ़। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन उसमें पूछा गया, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रैक्टर इन लखीमपुर, लखीमपुर में कितनी है, लखीमपुर में कितनी ट्रैक्टर है। तो सी वाला पार्ट जो आप करेंगे तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 है, और 5 एक बराबर जो है 10 के है, तो 5 × 10 बराबर हो जाएगा 50। हिंदी वाले के लिए हिंदी में ट्रैक्टर, या फिर इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में ट्रैक्टर्स, 50 ट्रैक्टर। ठीक है, अगला डी है, हाउ मैनी मोर ट्रैक्टर डज द विलेज संतगढ़ हैव देन शाहपुरा, संतगढ़ में शाहपुरा से कितने ज़्यादा ट्रैक्टर है। तो यहाँ क्लियर दिख रहा है आपको, संतगढ़ और शाहपुरा है ना, तो डी वाले का आपका आंसर क्या होगा, संतगढ़, इनमें से आप माइनस करेंगे शाहपुरा। संतगढ़ में है 5 × 10 यानी 50 ट्रैक्टर, और शाहपुरा में है आपके पास 1 2 3 4, 4 × 10 करेंगे आप तो ये हो जाएगा 40, तो -40, तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 10 ट्रैक्टर। 10 ट्रैक्टर का फर्क है, सॉरी गलती कर दी मैंने लगता है, 1 2 3 4 5 6 7, सुनिए तो 7 थे ना, ये मैंने गलत वाले क्वेश्चन का लिख दिया। यहाँ पे हमारे पास 7 थे, तो ये 7 × 10 70 होते, और 70 में से 40 जाते तो आपका आंसर हो जाता 30 ट्रैक्टर। ठीक है, ध्यान रखिए गलती ना करे क्वेश्चन में आप भी। डी के बाद आपका ई वाला पार्ट जो है, ई वाले पार्ट में आपको बोल रखा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर इन रामगढ़ एंड लखीमपुर विलेज टेकन टुगेदर, रामगढ़ और लखीमपुर में टोटल कितने ट्रैक्टर है आपको ये बताने हैं। यानी कि रामगढ़ प्लस करना है आपको लखीमपुर से। तो भैया जी अगर आप रामगढ़ की बात करें तो रामगढ़ में 2 यूनिट है, तो 2 × 10 होगा, और लखीमपुर के अंदर 1 2 3 4 5 है, तो यानी कि ये होगा 5 × 10, तो आपका आंसर हो जाएगा 20 प्लस में 50, तो फाइनल आंसर जो आपका आ गया क्या आ गया 70 ट्रैक्टर। कोई दुविधा इसके अंदर आप लोगों को?
TRACTOR 70 ट्रैक्टर हो जाएंगे टोटल। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। देखिए काफ़ी इजीली तरीके से हमने करा है, अगर आप समझ समझ के करें ना तो ये 5 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, यहाँ तक था आपका ये सेक्शन नंबर डी। अब शुरू होता है आपका सेक्शन नंबर ई। अब सेक्शन नंबर ई जो है ना, ये आपको ऊपर वाले पैराग्राफ के बेस पे आपको बोला गया कि मैथ की क्लास चल रही है, टीचर एक्सप्लेन कर रहा है परफेक्ट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, शी टोल्ड हर स्टूडेंट दैट अ नंबर फॉर विच सम ऑफ ऑल इज फैक्टर इक्वल ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड द परफेक्ट नंबर। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 20, सबसे पहले बोला कि 20 के सारे गुणनखंड बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 14 आप करने जा रहे हैं। तो 14 क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है, फैक्टर ऑफ 20 पूछा। 20 किस किस के टेबल में आता है? 1 में आता है, 2 में आता है, 4 में आता है, 5 में आता है। देखिए 4 के बाद 5 आ गया ना, 4 5 20। अब 5 में 4 पे आता है, 5 4 तो 2 में कितने पे आता था? 10 पे आता था। और 1 में कितने पे आता है? तो 20 पे आता है। ठीक है, पहला पार्ट में आपको बस इतना ही करना है। फिर पूछा फैक्टर ऑफ नंबर 28, 28 का फैक्टर बताइए। 28 के अगर आप फैक्टर की बात करें तो 28 1 में आता है, 2 में आता है, 4 में आता है, 7 में आता है। 7 के बाद 2 14 जा और 1 28 जा, तो 14 और 28 में भी आता है। नेक्स्ट, शो डैट 20 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। बताइए कि 20 किस प्रकार से एक परफेक्ट नंबर नहीं है। तो परफेक्ट नंबर होने के लिए सम ऑफ फैक्टर जो है ना, देखो सम ऑफ ऑल फैक्टर इक्वल होना चाहिए ट्वाइस ऑफ द नंबर। लाइक ये अगर मैं 20 की बात कर रहा हूँ ना, 20 वाला क्वेश्चन में पूछा है, तीसरे पार्ट में 20 का पूछा है, तो 20 के पहले तो फैक्टर लिखूंगा मैं। 20 के फैक्टर थे, ऊपर हमने लिखा था 1 2 4 5 10 और 20। अब इन्हें जोड़ूंगा, इसका 2 गुना और इसके सम के बराबर होना चाहिए। 1 जमा 2 जमा 4 जमा 5 जमा 10 जमा 20। अगर ये बराबर आ गया ना तो आप कह देंगे कि ये परफेक्ट नंबर है, और नहीं आया तो आप बोलेंगे कि परफेक्ट नंबर नहीं है। 20 दूनी 40, 2 और 1 3, 3 4 7, 7 5 12, 12 10 22, 22 और 20 42 होते हैं। तो ये आपके नहीं है। सो 20 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। और ये जो है ना, ये फैक्टर है 20 के। ठीक है, इसलिए परफेक्ट नंबर नहीं है। और अगले क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि बताइए 28 किस प्रकार से परफेक्ट नंबर है। तो इसका जो थर्ड के ये और पार्ट में दे रखा है, थर्ड का और पार्ट में दे रखा है 28 का। ठीक है, तो सबसे पहले आप 28 के सारे फैक्टर लिखिए। फैक्टर ऑफ 28 जो थे मेरे ऊपर मैंने लिखे थे, ये देखो 1 2 4 7 14 28, तो मैंने भी लिख दिया 1 2 4 7 14 28। फैक्टर परफेक्ट नंबर होने का इसका मल्टीपल 2 से, इसका 2 गुना, इसके सम के बराबर होना चाहिए। अट्ठाईस दूनी 56 होते हैं जी, बिल्कुल 56 होते हैं। इनको जोड़ते हैं, 2 और 1 3, 7 3 10 4 14, 14 4 18, 18 और 10 28, 28 28 56, बिल्कुल 56 के बराबर आ गया 56 से। सो 28 इज अ परफेक्ट नंबर। तो आप कह सकते हैं कि 28 जो है ना आपका एक परफेक्ट नंबर है। ठीक है, 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन इस फिगर के आधारित है ना, 15वां यहां से करते हैं ऐसे। पेरीमीटर बताना है आपको रेक्टेंगल विद लेंथ ए यूनिट एंड ब्रेथ बी यूनिट। एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर बताइए जिसकी लेंथ ए है और ब्रेथ बी है। तो भैया जी इसका तो सिंपल है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, और 2 लेंथ आपका ए है और ब्रेथ आपका बी है, 2 मल्टीप्लाई ए प्लस बी हो जाएगा पहले का आंसर। सेकंड, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वुज लेंथ इज एक्स यूनिट। स्क्वायर का होता है साइड मल्टीप्लाई 4 या 4 मल्टीप्लाई साइड, तो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स, आंसर आ जाएगा आपका 4x। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। अब बोला है कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ड्रॉन ऑन द बोर्ड। इस रेक्टेंगल जो इस पे बना हुआ है इसका पेरीमीटर बताओ। तो फॉर्मूला इसमें लगा देता हूँ, मैं यहीं कर देता हूँ, आप अपने कॉपी में कीजिएगा। 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, ठीक है जी। 2 लेंथ बड़ी वाली लिखते हैं 12 जमा 8, आंसर में हो जाएगा 2, 12 और 8 होते हैं 20, 20 दूनी 40 सेंटीमीटर आपका इसका आंसर हो जाएगा। कोई दुविधा है? नहीं है दुविधा जी। फिर अगला क्वेश्चन जो है इसके बाद वाला,
इसने पूछा फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ड्रॉन ऑन द बोर्ड। स्क्वायर का पेरीमीटर होता है जो बोर्ड पे बना हुआ है, तो स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 4 इंटू साइड या फिर 4 गुना में भुजा। 4 सारे भुजा 5 सेंटीमीटर के हैं, 5 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है, इसके बाद है ना कोल्ड विंटर इवनिंग रवि प्रिया, ठीक है बैठे हुए हैं, अच्छी बात है। जैगरी चिक्की बना रहे हैं, रेक्टेंगुलर बनाया है, ठीक है। 12 भाग में बांटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब ग्रैंड मदर ने 2 पीस दिए रवि को, 3 पीस दिया प्रिया और अंजू को, रिमेनिंग पीस आर स्टोर्ड इन कंटेनर। ठीक है, तो इसको लिख लेता हूँ एक बारी। क्वेश्चन संख्या 16 हम कर रहे हैं ना, कंफ्यूज नहीं होना इन क्वेश्चंस में। कंफ्यूज होने के लिए थोड़े टेढ़े क्वेश्चन आते हैं, नंबर हमारे को पूरे लाने, इस बार कुछ भी हो जाए पेपरों के अंदर। और पेपर में बहुत टाइम है, जो डाउट है पूछ लेना, सब डाउट करवा देंगे आपके हम। ठीक है, तो भैया जी टोटल तो 12 भाग में बांटे थे आपने। ठीक है, फिर आपने रवि को दिया 2 पीस, ठीक है। प्रिया और अंजू इनको दे दिया आपने 3 पीस, हाँ लिख लिया। अब पूछा गया है फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ टोटल चिक्कीस टू रवि। पहले पार्ट में पूछा गया रवि को मिले कितने और टोटल थे कितने, 2/12, सिंपल करूँ तो 1/6 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सेकंड फ्रैक्शन ऑफ टोटल चिक्कीस डट अनुज गेट, अंजू वाला निकालना है, तो दूसरा पार्ट के लिए सही करा मैंने, लिख लिया था 3/12 बराबर 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट फाइंड द सम ऑफ द फ्रैक्शन चिक्की पीसेस रिसीव्ड बाय रवि एंड प्रिया। रवि को जितने मिले और प्रिया को जितने मिले उसका सम, तो तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपका रवि जमा प्रिया होना है। रवि को मिले हैं 2/12 प्लस प्रिया को भी मिला है 3/12। डिनोमिनेटर सेम रहता है तो सेम ही उतरता है, ऊपर सिर्फ ऐड हो जाता है 2 + 3, तो आंसर आपका आ जाएगा 5/12। ठीक है, और लास्ट में पूछ रखा है 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताइए चिक्की पीसेस स्टोर इन द कंटेनर, जो एक कंटेनर में रखे गए हैं ना उसके इक्विवेलेंट बताने हैं। तो और वाला पार्ट हम कर रहे हैं तीसरे में, तो रखे कितने गए हैं भैया, 3 3 6 7 8 तो खर्च हो गए, बचे कितने 4, 4/12 रखे गए हैं इसका इक्विवेलेंट। तो 4/12 का पहला इक्विवेलेंट 2 से निकाल दो, दूसरा इक्विवेलेंट आप 3 से निकाल दो, तो आपका आंसर हो जाएगा 4 दूनी 8/12 दूनी 24 और 4 तिया 12/12 तिया 36। ये दोनों आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएंगे उस चिक्की के जितना स्टोर किया गया है उसमें से। तो फाइनली लगभग 1 घंटे के अंदर हमने इसको डन करने की पूरी कोशिश करी थी और डन कर लिया है। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट आ रहा है, किसी भी सब्जेक्ट में आ रहा है ना डाउट, बेझिझक आप बता दीजिए, कम्युनिटी सेक्शन ऑन होगा सच से, नहीं होगा तो मैं कर दूंगा, और उस पर आप क्वेश्चन वगैरह भी पूछ सकते हैं। आपके जो भी पर्सनल क्वेश्चंस में भी डाउट होंगे ना वो भी मैं आपको करा दूंगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी हो पाए और वो भी अच्छा स्कोर कर पाए। मैथ का पेपर है, 60 नंबर का है। अगर आप तरीके से अगर इस पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो लगभग आपका पेपर है ना ईजिली आप 50 नंबर के आसपास पहुंच जाएंगे। अगर आपने खुद से इस पेपर को सोल्व करके चेक करा है, 40-50 के पास भी आप आ रहे हैं तो आप बढ़िया स्कोर कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपकी तैयारी इतनी हो चुकी है। तो अभी एग्जाम स्कूल खुलेंगे, एग्जाम की डेट शीट आएगी तो आप काफ़ी बेटर परफॉर्म कर पाएंगे एग्जाम्स में। ठीक है, मिलते हैं एग्जाम से पहले। और हाँ, कोई भी डाउट हो मैथ में, अगर 6th क्लास के बच्चे हैं आप तो बेझिझक पूछिए, आपकी सहायता मेरी तरफ से जरूर की जाएगी, जल्द से जल्द की जाएगी और पूरी की जाएगी। धन्यवाद।